हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने ये तो पढ़ लिया था कि एक लेवल सर्कुलर रोड पे अगर टर्न लेनी है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, और उसका रिलेशन भी हमने फाइंड किया था कि अगर लेवल रोड पे गाड़ी ने टर्न लेनी है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगी, फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर्स, वो प्रोवाइड करेगी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस केस में हमने देखना है बैंकिंग है क्या, बैंकिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड ऑफ बैंकिंग। एंड देन हम रिलेशन ड्राइव करेंगे कि अगर एक बैंक्ड रोड पर गाड़ी को टर्न देनी है, सर्कुलर टर्न देनी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी है। ठीक है, मैक्सिमम सेफ स्पीड विद फ्रिक्शन भी कैलकुलेट करेंगे और विदाउट फ्रिक्शन भी। बेटा विदाउट फ्रिक्शन भी हम गाड़ी को लेवल रोड ना हो और बैंक्ड रोड हो हम टर्न दे सकते हैं। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो। अगर हमने बिना फ्रिक्शन के इस्तेमाल किए, फ्रिक्शन है, मैं ये नहीं कहा फ्रिक्शन एब्सेंट होगी, फ्रिक्शन का बिना इस्तेमाल किए भी हम गाड़ी को टर्न दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो रोड हो वो बैंक्ड हो। अब बैंक्ड का मतलब क्या है बेटा, नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी हम पहाड़ों में वगैरह जाते हैं ना, तो रोड की जब भी टर्न लेनी हो रोड की आउटर साइड को हल्का सा इनर साइड से थोड़ा सा ऊपर उठाया होता है, उसे कहते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ रोड फ्रॉम द आउटर साइड। ठीक है बेटा, इसी प्रोसेस को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। जब जिस पॉइंट पे हमने टर्न लेनी है उस पॉइंट पर रोड के आउटर साइड को इनर एज से थोड़ा सा ऊपर उठा दे, थोड़ा सा ऊपर, बहुत ज्यादा नहीं बैंकिंग की जाती, सिर्फ थोड़ा सा एंगल का फर्क होता है। ठीक है, अब ये बैंकिंग क्यों हुई? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैंकिंग का मतलब क्या है। जब रोड की आउटर साइड को इनर साइड के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ऊपर उठा दे, रेस मतलब इसे उठा दिया। ठीक है, किस साइड को? आउटर साइड को, इनर साइड के कंपैरेटिवली। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? बैंकिंग ऑफ रोड्स। इस प्रोसेस को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। अच्छा, कितने एंगल से उठाया, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देखो इसकी। द फिनोमिना ऑफ रेसिंग का मतलब बेटा उठाना, रेसिंग कौन सा एज? आउटर एज। द फिनोमिना ऑफ रेसिंग आउटर एज higher as compared to inner edge, is called banking of roads, ठीक है बेटा, उसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। द फिनोमिना ऑफ रेसिंग आउटर एज हायर एज कंपेयर टू द इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। अच्छा, अब बात आई, ये तो सबसे पहले होगा कि बैंकिंग ऑफ रोड्स है क्या। फिर बेटा क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ बैंकिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? बेटा इसका ध्यान से आंसर सुनना। बेटा लेवल रोड पे हमने सर्कुलर रोड टर्न लेनी है, तो मैंने कहा था फ्रिक्शन हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। और जब हमने फ्रिक्शन पढ़ी थी, हमने फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस भी पढ़े थे कि फ्रिक्शन कॉजेस वियर एंड टियर ऑफ द टायर्स। फ्रिक्शन के कारण ही हमारे गाड़ी के टायर्स घिसते हैं और फटते हैं। ठीक है, अब बेटा अगर हमने हिमाचल में जाना है तो सोचो कितनी बार टर्न लेते हैं, कोई एक बार दो बार तो नहीं टर्न लेनी है ना, कितनी टर्न लेनी है, जितनी बार भी टर्न लेंगे फ्रिक्शन अगर
हेल्प करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में। तो फ्रिक्शन के कारण गाड़ी का वियर एंड टियर भी बहुत होगा, टायर्स का वियर एंड टियर होगा, ठीक है, और मशीनरी पार्ट्स पे भी फर्क पड़ता है इससे। सो बेटा उस चीज को थोड़ा कम करने के लिए क्या किया गया, बैंकिंग की गई। अब बैंकिंग से हमें फायदा क्या मिला, एक तो टायर्स का वियर एंड टियर्स कम होगा, हमेशा नहीं, अगर हम एक सेफ स्पीड, मैं कहूं एक ऑप्टिमम स्पीड के साथ गाड़ी चला रहे हैं, अगर हम एक ऑप्टिमम स्पीड का मतलब बिना फ्रिक्शन का इस्तेमाल किए उस सर्कुलर टर्न पर स्पीड एक ऑप्टिमम स्पीड होनी चाहिए, जिसके की वजह से बिना फ्रिक्शन का इस्तेमाल किए भी हम गाड़ी को टर्न कर पाए, बिना फ्रिक्शन का इस्तेमाल किए। क्या ये पॉसिबल है? यस। कैसे पॉसिबल हुआ? बैंकिंग से। अब बैंकिंग में ऐसा क्या हुआ कि बिना फ्रिक्शन का इस्तेमाल किए भी हमने टर्न ले ली। बेटा टर्न लेने के लिए, सर्कुलर टर्न लेने के लिए बार बार याद करो, एक फोर्स नेसेसरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर टर्न लेनी है, सर्कल में पार्टिकल ने मोशन करना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, याद है ना, इट इज अ डिमांड। तो बेटा अगर फ्रिक्शन ने ये डिमांड पूरी नहीं की तो किस फोर्स ने ये डिमांड पूरी की, आइए देखते हैं, ठीक है। सो बेटा मान लेते हैं मेरे पास एक कार है और वो एक बैंक रोड पर मैं टर्न लेने जा रहा हूं। उस कार की हेल्प से मैं एक बैंक रोड पर टर्न लेनी है। अच्छा, मेरा रेडियस किधर होगा? अगर ये मेरा सेंटर है तो रेडियस तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी मेरा रेडियस हो गया, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इस कार का वेट वो तो हमेशा ही वर्टिकल डाउनवर्ड रहेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा ही वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन अब बेटा इसका रिएक्शन, जो गाड़ी इंक्लाइन प्लेन पे खड़ी है उसका रिएक्शन कैसे होगा? सोचो ना, ये गाड़ी अब ऐसे टिल्टेड है ना, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर को गया। सीधी होती तो मैं कहता नॉर्मल रिएक्शन सीधा अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन अब इस प्लेन पर, ठीक है ना, जो थोड़ा सा इंक्लाइंड है, इस बैंक्ड रोड पर नॉर्मल रिएक्शन इस साइड गया, ठीक है ना। और बेटा याद करो, अगर मैंने इस नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट तोड़ने हैं, बेटा ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना हुआ? थीटा। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये एंगल थीटा कैसे हुआ? याद करो बेटा, अगर इस ट्राइंगल को मैं क्लोज कर लूं, देन दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। और बेटा ये एंगल कितना हुआ फिर? दिस इज थीटा और दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थीटा। सो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। ये तो होगी बात इस एंगल को समझने की। अब बात आई कंपोनेंट्स की, है ना। नॉर्मल रिएक्शन तो गाड़ी का इस साइड चला गया, इस नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट इस साइड कौन सा गया? n cos थीटा। इस नॉर्मल रिएक्शन n कहूं या बेटा r? नॉर्मल रिएक्शन को हम कई जगह पर n से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार r से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सेम है नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है। अब यहां मैंने n से रिप्रेजेंट किया, तो बेटा अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो लो r ले लेते हैं। पिछले आर्टिकल में भी हमने r लिया था ना, नॉर्मल रिएक्शन r, और r का इस साइड को कंपोनेंट कौन सा गया? r cos थीटा। अच्छा बेटा इस नॉर्मल रिएक्शन r का इस साइड कौन सा कंपोनेंट गया? इस नॉर्मल रिएक्शन r का इस साइड को कंपोनेंट, इस साइड को मतलब बेटा सेंटर की तरफ कौन सा कंपोनेंट गया? बेटा r sin थीटा। कौन सा कंपोनेंट? r sin थीटा, r sin थीटा। जरा ध्यान से सोचो, डायग्राम में ध्यान से देखो, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड की? बेटा r ने, r cos थीटा ने, इसके वेट ने, या r sin थीटा ने। हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा? जो फोर्स सेंटर की तरफ लगेगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। जो फोर्स सेंटर की तरफ लगेगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। अब बेटा यहां सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? r sin थीटा। इसका मतलब जब हमने बैंकिंग कर दी
तब आर साइन थीटा ने, नॉर्मल रिएक्शन के एक कंपोनेंट ने, कौन से कंपोनेंट ने, आर साइन थीटा ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की। अब बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। आर क्या है, रेडियस, जिस सर्कल में वो घूमने जा रहा है उस सर्कल का रेडियस, वी स्पीड। अच्छा अच्छा बेटा ध्यान से देखो, यहां वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, यहां वेट को कौन बैलेंस कर रहा है बेटा, वेट के बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन का कौन सा कंपोनेंट गया, आर कॉस थीटा। इसका मतलब आर कॉस थीटा वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। आर साइन थीटा ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की, आर साइन थीटा ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की, और वेट को कौन बैलेंस कर रहा है बेटा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, ठीक है। अगर बेटा मैं फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दूं सेकंड इक्वेशन के साथ, इस फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दूं सेकंड इक्वेशन के साथ, तो मेरे पास बेटा क्या आएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, एम वी स्क्वायर बाय आर को डिवाइड करूं एम जी के साथ, आर साइन थीटा को डिवाइड करूं आर कॉस थीटा के साथ, बेटा इस आर के साथ ये वाला आर तो कैंसिल हो गया, आर ने आर को मार दिया बेटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बेटा टेन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारे पास कितना आया बेटा, टेन थीटा। सो बेटा यहां आया टेन थीटा। और बेटा एम वी स्क्वायर बाय आर को जब एम जी के साथ डिवाइड करेंगे बेटा, एम के साथ एम कैंसल, एम के साथ एम कैंसल, हमारा रिजल्ट आया वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखो, अगर tan थीटा वी स्क्वायर अपॉन आर जी के इक्वल, तो बेटा वी स्क्वायर किसके इक्वल, आर जी इंटू टेन थीटा, वी स्क्वायर किसके इक्वल, आर जी इंटू टेन थीटा। और बेटा v किसके इक्वल, यहां से v किसके इक्वल आया, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। मतलब अब बेटा बैंक्ड रोड पर, बैंक्ड रोड पर, अनबैंक्ड रोड की बात नहीं कर रहा हूं, बैंक्ड रोड पर, बैंक्ड रोड पर बिना फ्रिक्शन का इस्तेमाल किए, बिना फ्रिक्शन का इस्तेमाल किए भी हम गाड़ी को टर्न दे सकते हैं, किस स्पीड के साथ, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। बेटा इसके पैर में मैं वी ओ लिखूंगा, कारण दिस इज ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड का मतलब बेटा अगर कार की स्पीड आपने इससे ज्यादा की तब फ्रिक्शन भी पिक्चर में आएगी। जैसे कहते हैं ना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तब उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ये तो इतनी स्पीड है कि बिना फ्रिक्शन का इस्तेमाल किए, बिना फ्रिक्शन का इस्तेमाल किए भी आप लेवल रोड ना भी हो और बैंक्ड रोड है, बैंक्ड रोड पर है, बिना फ्रिक्शन का इस्तेमाल किए आप सर्कल में टर्न ले लोगे आसानी से, बिना किसी दिक्कत के। उस केस में कार की स्पीड कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, एंड व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, एंड जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे मैं ऑप्टिमम स्पीड क्यों कह रहा हूं बेटा, क्या कार की स्पीड इससे ज्यादा नहीं हो सकती, हो सकती है। अगर कार की स्पीड आपने इससे ज्यादा की, अगर कार की स्पीड आपने इससे ज्यादा की तो बेटा पिक्चर में फ्रिक्शन भी आएगी। अगर कार की स्पीड इतनी है तब तो फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये तो होगी ऑप्टिमम स्पीड बिना फ्रिक्शन के, बिना फ्रिक्शन के मतलब विदाउट वियर एंड टीयर्स ऑफ दी टायर्स, ठीक है ना। जिनको अपनी गाड़ियों से ज्यादा प्यार हो तो उनकी स्पीड अंडर रूट आर जी टेन थीटा होनी चाहिए। अंडर रूट आर जी टेन थीटा के साथ अगर आप टर्न ले रहे हो, अंडर रूट आर जी टेन थीटा के साथ अगर आप टर्न ले रहे हो तो आपकी गाड़ी के टायर्स का वियर एंड टीयर मिनिमम होगा। लेकिन बेटा सभी थोड़ी स्लो स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं, किन्हीं को काफी लोगों को आदत होती है कि जब टर्न आए और स्पीड इंक्रीज कर लेते हैं। जब बेटा स्पीड इंक्रीज करेंगे तो मैंने कहा एक और फोर्स भी पिक्चर में आएगी, फ्रिक्शन, ठीक है। वो फ्रिक्शन क्या करने की कोशिश करती है बेटा, जब आप स्पीड इंक्रीज करते हो ना, पहले समझो इसको। सो ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला आपके पास आ गया अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे हम जरा ध्यान से देखें, अगर सोचो
गाड़ी के ड्राइवर ने ना स्पीड इंक्रीज की, अगर गाड़ी के ड्राइवर ने स्पीड इंक्रीज की, क्या वो टर्न नहीं ले पाएगा? ले पाएगा बेटा, ले पाएगा, लेकिन अब फ्रिक्शन भी उसको टर्न लेने के लिए साथ देगी। अब इस केस में फ्रिक्शन उसको हेल्प करेगी, फ्रिक्शन भी हेल्प करेगी। अच्छा, पिछले केस में फ्रिक्शन की जरूरत हमें नहीं पड़ी, क्यों? नॉर्मल एक कम स्पीड पर हमने टर्न लेनी थी, अगर उस स्पीड पर टर्न ले रहे हैं हम तो अब हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें ज्यादा स्पीड से जाना है, जैसे ही हम स्पीड इंक्रीज करेंगे, जैसे ही हम अपनी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज करेंगे, तब बेटा फ्रिक्शन भी आएगी। क्यों बेटा? आपने देखा होगा कि अगर हम सर्कुलर टर्न पे स्पीड तेज कर लें, नॉर्मल लोग तो स्पीड कम करते हैं ना, लेकिन कुछ होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो स्पीड और इंक्रीज कर लेते हैं, तब रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज होने की वजह से, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज होने की वजह से पिक्चर में किसने जंप किया? फ्रिक्शन ने। गाड़ी को बचाने के लिए कौन आई? फ्रिक्शन बचाने के लिए आई। ठीक है, अब बेटा फ्रिक्शन किधर को आएगी? बेटा देखो, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज होने लगेगा, फ्रिक्शन किस साइड होगी? इस साइड होगी। आपको ना फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ आनी चाहिए, फ्रिक्शन इस साइड होगी। ठीक है ना? ये क्यों आई? क्योंकि स्पीड तेज थी गाड़ी की, किससे? अंडर रूट आर जी टेन थीटा से ज्यादा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा से ज्यादा स्पीड। जब भी अंडर रूट आर जी टेन थीटा से ज्यादा स्पीड होगी, तब गाड़ी स्किड करने की कोशिश करेगी। आपकी फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूं तो गाड़ी स्किड करने की कोशिश करेगी। जैसे ही स्किड करने की कोशिश करेगी, फ्रिक्शन आएगी। बेटा स्किड करने की कोशिश किस साइड करेगी? इस साइड। स्किड करने की कोशिश करेगी इस साइड, तो बेटा फ्रिक्शन किस साइड आएगी? इस साइड। उसे बचाने के लिए फ्रिक्शन किस साइड आएगी? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ दोबारा। अब बेटा गाड़ी को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, क्यों? गाड़ी के कारण ना कंपोनेंट दिखाई नहीं देते, इसलिए अब इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, इसका नॉर्मल रिएक्शन याद है इस साइड गया था, नॉर्मल रिएक्शन का इस साइड को कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन का इस साइड को कंपोनेंट r cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन का सेंटर की तरफ कौन सा कंपोनेंट गया था बेटा? r sin थीटा। ठीक है, अब बेटा इस फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट टूटेंगे, अब इस फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट टूटेंगे। अब बेटा यहां एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है हमारा? थीटा। थीटा क्या है हमारा? एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। बेटा अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, कारण अल्टरनेट एंगल्स, ये थीटा तो ये भी थीटा, अल्टरनेट एंगल। अब बेटा एक्चुअल में मैंने ये थीटा क्यों लिया? मैंने फ्रिक्शन के कंपोनेंट तोड़ने हैं। अब यहां मैंने फ्रिक्शन के कंपोनेंट तोड़ने हैं, तो बेटा फ्रिक्शन का इस साइड को कंपोनेंट कौन सा गया? इस साइड को कितना एंगल बना रही है फ्रिक्शन? थीटा। तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स का इस साइड को कंपोनेंट गया F cos थीटा। और बेटा इस फ्रिक्शनल फोर्स का वर्टिकली डाउनवर्ड कौन सा कंपोनेंट गया? F sin थीटा, F sin थीटा। एक बार से दोबारा से सुनो, गाड़ी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, गाड़ी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन इस साइड, बैंक रोड पे खड़ी है ना, नॉर्मल रिएक्शन इस साइड। इस रिएक्शन के कंपोनेंट तोड़े, इस साइड को गया वर्टिकली अपवर्ड गया r cos थीटा, और सेंटर की तरफ इस नॉर्मल रिएक्शन का कौन सा कंपोनेंट है? r sin थीटा। ठीक है, अब अगर स्पीड गाड़ी की ज्यादा होगी तो वो स्किड करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन आई। इस फ्रिक्शन ने उसे हेल्प की। क्यों हेल्प की? अब ये भी आगे बचाने, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। सारी की सारी फ्रिक्शन नहीं बेटा, फ्रिक्शन का कुछ कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में गया। किसकी डायरेक्शन में? सेंटर की सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए फ्रिक्शन का कौन सा कंपोनेंट लग रहा है सेंटर की तरफ? F cos थीटा। अच्छा पहले कौन था? सिर्फ और सिर्फ r sin थीटा, बिना फ्रिक्शन के कौन था? r sin थीटा। लेकिन इस फ्रिक्शन का कौन सा कंपोनेंट सेंटर की तरफ आ गया? F cos थीटा। मतलब ये r sin थीटा, ये F cos थीटा, दोनों मिलकर r sin थीटा और ये F cos थीटा दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड करेंगे?
सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों मिलकर प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, कौन कौन बेटा? आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² बाय आर। अच्छा, बिना फ्रिक्शन के क्या सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल रही थी? मिल रही थी। कौन प्रोवाइड कर रहा था? आर साइन थीटा। जब फ्रिक्शन भी आ गई तब ये आर साइन थीटा में एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट एडअप हो गया, कौन सा? एफ कॉस थीटा। दोनों ने मिलकर प्रोवाइड की सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों ने मिलकर प्रोवाइड की सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और अच्छा वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, वर्टिकल डायरेक्शन में, अच्छा बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड, वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड कौन सा कंपोनेंट? आर कॉस थीटा। अच्छा, नीचे को कौन से कंपोनेंट? दो कंपोनेंट, एक वेट, नीचे को कौन कौन सी फोर्सेस है? एक तो वेट, दूसरा फ्रिक्शन का कौन सा कंपोनेंट? एफ साइन थीटा। बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में आर कॉस थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ साइन थीटा प्लस एम जी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा नेट फोर्स, ना ये गाड़ी ऊपर जा रही है ना ये गाड़ी नीचे जा रही है, इसका मतलब नेट फोर्स कितनी हुई इस वर्टिकल डायरेक्शन में? नेट फोर्स इन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा नेट फोर्स 0 है तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूं? आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। बेटा माइनस क्यों? आर कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, एफ साइन थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस एम जी किसके इक्वल बेटा? 0 के। नेट फोर्स अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन 0, नेट फोर्स अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन 0, आर कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, नीचे वेट, नीचे एफ साइन थीटा, नीचे एफ साइन थीटा, रिजल्टेंट 0। इसका मतलब बेटा आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। इक्वेशन नंबर 2 रखो, इन दोनों इक्वेशन को ब्रैकेट में, इन दोनों इक्वेशन को ब्रैकेट में रखो, ये आपकी काम की इक्वेशन है। ठीक है, सो बेटा आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा mv² बाय आर। आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा ने दोनों ने मिलकर क्या प्रोवाइड की? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सर जी, अच्छा आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा माइनस एम जी, रिजल्टेंट क्या आया? 0। सो इसका मतलब आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा किसके इक्वल? माइनस एम जी, इस साइड जाकर प्लस एम जी। ठीक है, अब बेटा इनको सॉल्व कर ले, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर ले। ठीक है, अच्छा बेटा याद करो फ्रिक्शन किसके इक्वल? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू आर। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है म्यू इनटू आर। ठीक है, सो अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पर, एफ की जगह पर म्यू इनटू आर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो बेटा ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई? आर साइन थीटा प्लस म्यू इनटू आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mv² बाय आर। इस इक्वेशन को मैं नाम दूंगा थर्ड इक्वेशन। और बेटा इस सेकंड इक्वेशन में एफ की जगह पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं म्यू आर तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन गई? आर कॉस थीटा माइनस म्यू इनटू आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। इक्वेशन नंबर 4 बेटा, आपके पास थर्ड इक्वेशन आई, आपके पास फोर्थ इक्वेशन आई। कहां से आई बेटा? एफ की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? म्यू आर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो, अब हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ गई ना, अब इन्हें सॉल्व करते हैं। अब इनको सॉल्व करें, इस तीसरी और चौथी, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को साइमल्टेनियसली जरा सॉल्व करें। ठीक है, अब देखो बेटा अगर मैं इस थर्ड इक्वेशन में से, ध्यान से सुनना, अगर इस थर्ड इक्वेशन में से मैं आर कॉस थीटा कॉमन निकाल लूं, अगर मैं इस थर्ड इक्वेशन में से आर कॉस थीटा कॉमन निकाल लूं, अरे सर जी यहां तो साइन थीटा है, कॉस थीटा कैसे निकाल लिया? कुछ नहीं बेटा, कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा के साथ डिवाइड करो। जो कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया था वो आर कॉस थीटा बाहर आ गया और साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारे पास कितना बन गया? टेन थीटा प्लस म्यू इनटू, अच्छा आर कॉस थीटा बाहर गया, अकेला म्यू रह गया,
ओके, इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर। बेटा इक्वेशन नंबर 5, दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। क्या किया, इस थर्ड इक्वेशन में से बेटा सिंपली आर कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, आर कॉस थीटा को कॉमन लिया, इक्वेशन बनी आर कॉस थीटा ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू। ओके, अच्छा फोर्थ इक्वेशन में से भी बेटा, इस फोर्थ इक्वेशन में से भी आर कॉस थीटा कॉमन लेंगे, आर कॉस थीटा को कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया 1 आर कॉस थीटा, यहां से बाहर निकाल दिया, क्या बचा बेटा 1 माइनस म्यू, 1 माइनस म्यू। अच्छा आर तो बाहर चला गया, लेकिन यहां तो साइन थीटा था, कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई, कॉस थीटा के साथ डिवाइड, जो कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ बेटा वो तो बाहर चला गया, लेकिन साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या बन गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू mg। इक्वेशन नंबर बेटा 6, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन को हम डिवाइड करने लगे हैं। अच्छा जब डिवाइड करेंगे फिफ्थ इक्वेशन को सिक्स्थ इक्वेशन के साथ डिवाइड करेंगे बेटा, इस r cos थीटा के साथ r cos थीटा तो कैंसिल हो गया, इस साइड m के साथ बेटा m कैंसिल हो गया, tan थीटा प्लस म्यू, tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन rg, v स्क्वायर अपॉन rg। अच्छा बेटा ये rg इस साइड डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, सो r इंटू जी इंटू tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, इसके इक्वल आया v स्क्वायर के। अच्छा तो ये तो v स्क्वायर की वैल्यू आई, हमें तो चाहिए v की वैल्यू चाहिए हमें तो बेटा v कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, 1 माइनस म्यू tan थीटा, ब्रैकेट में रखो बेटा, ये बेटा मैक्सिमम स्पीड विदाउट स्किडिंग, मैक्सिमम स्पीड, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार विदाउट स्किडिंग। बिना स्किड किए अगर कार ने टर्न लेनी है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट आर जी इंटू tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। हाँ बेटा ये रिजल्ट थोड़ा लंबा है और मुश्किल है याद करने में, लेकिन बेटा जब 1 2 3 4 बार इस फॉर्मूले को बार बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार विदाउट स्किडिंग, विदाउट स्किडिंग, ठीक है। अच्छा अब जल्दी से जरा रिकॉल कर लें, v मैक्सिमम विदाउट स्किडिंग, विदाउट स्किडिंग, बिना स्किड हुए अगर गाड़ी को, बिना स्किड हुए अगर गाड़ी को बैंक्ड रोड पर टर्न देनी है, सर्कुलर रोड पर टर्न देनी है, कौन से रोड पर, बैंक्ड रोड पर, बिना स्किड हुए, तब बेटा उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी, अंडर रूट आर जी ब्रैकेट में बेटा tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, 1 माइनस म्यू tan थीटा, ब्रैकेट में रखो। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और कई बार तो नीट में ये रिजल्ट ही पूछा गया था। मैक्सिमम स्पीड विदाउट स्किडिंग, मैक्सिमम स्पीड विदाउट स्किडिंग, योर आंसर इज अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, 1 माइनस म्यू tan थीटा। अच्छा बेटा अगर फ्रिक्शन का इस्तेमाल नहीं करना, क्या बैंक्ड रोड पर हम टर्न ले सकते हैं, क्या बैंक्ड रोड पर हम सर्कुलर टर्न ले सकते हैं बिना फ्रिक्शन का इस्तेमाल किए, यस ले सकते हैं। बेटा अगर फ्रिक्शन का इस्तेमाल नहीं करना, इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट, एक्चुअल में तो एब्सेंट नहीं है, हमने इस्तेमाल नहीं करनी, इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट, ठीक है, लिख दिया जाता है बुक्स में, एक्चुअल में ये नहीं है कि फ्रिक्शन नहीं है, हमने फ्रिक्शन का इस्तेमाल नहीं करना, हमने अपने गाड़ी के टायर्स का वियर्स एंड टीयर्स होने से रोकना है, बचाना है। तब बेटा फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दो, अगर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करेंगे इसका मतलब म्यू जीरो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो देन बेटा फिर मैक्सिमम स्पीड कितनी आ गई, मैक्सिमम स्पीड कितनी आ गई,
एक्चुअल में ये मैक्सिमम नहीं, दिस इज द ऑप्टिमम स्पीड। इससे ज्यादा स्पीड क्या पॉसिबल नहीं है पॉसिबल बेटा, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, इसके कहते हैं मैक्सिमम स्पीड विदाउट वियर एंड टियर, विदाउट वियर एंड टियर्स ऑफ टायर्स, विदाउट वियर एंड टियर्स ऑफ टायर्स, ठीक है। अच्छा क्या आंसर, अच्छा बेटा म्यू को 0 किया, यहां म्यू को 0 किया, आंसर आया अंडर रूट आर जी टेन थीटा। यहां म्यू को 0 किया, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1, तो बेटा आंसर आ गया अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। दिस इज मैक्सिमम स्पीड विदाउट वियर एंड टियर ऑफ टायर, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड विदाउट स्किडिंग, ठीक है। क्या इससे ज्यादा स्पीड पॉसिबल है? यस पॉसिबल है बेटा, फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके, ठीक है। अच्छा एक और केस भी हमने पढ़ा था, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, अच्छा नंबर 3, अब रिवर्स में चल रहे हैं, ठीक है। अब बेटा बैंकिंग ना हो, बैंकिंग ना हो इसका मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग, ये जो रोड हमने थोड़ा सा ऊपर उठाया था, अगर ये ना नॉर्मल लेवल रोड हो, बिल्कुल लेवल रोड, तो थीटा बेटा 0। अगर प्लेन रोड है, सिंपल प्लेन रोड है, लेवल रोड है, तो बेटा थीटा 0, थीटा 0 तो टेन 0, टेन 0 डिग्री बेटा 0, टेन 0 डिग्री 0, बेटा टेन थीटा को 0 कर दो, टेन थीटा को 0 कर देंगे बेटा 0 प्लस म्यू, म्यू, और बेटा यहां 0 किया 1 माइनस 0 0, आंसर आया लेवल रोड पर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन लेवल रोड अंडर रूट वी मैक्सिमम ऑन लेवल रोड बेटा अंडर रूट म्यू एस इंटू आर जी, म्यू एस यहां जो कॉफिशिएंट है कौन सा है, कॉफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। यहां भी डालना है डाल लो, म्यू एस, म्यू एस यहां तो चाहिए नहीं है ना, म्यू एस अगर 0, सो बेटा दिस इज विदाउट स्किडिंग, विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट बैंकिंग, ठीक है। ये 3 आर्टिकल आपके काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, और ये रिजल्ट भी आपको हर टाइम याद होनी चाहिए, बार बार रिपीट करोगे तो याद रिजल्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा, डन। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल बेटा मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ वर्टिकल सर्कल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है बेटा। और एक काम की बात, इसके रिजल्ट्स आपको याद करने ज्यादा जरूरी है, इसके रिजल्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। पूरी डेरिवेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको देना पड़ेगा। अगर आपको मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल की नॉलेज है तो ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। मोशन अलोंग अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है बेटा, इसके रिजल्ट ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है बेटा। वर्टिकल सर्कल, बच्चे पूछते हैं सर वर्टिकल सर्कल और हॉरिजॉन्टल सर्कल में फर्क क्या है? मोशन अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल और मोशन अलोंग अ वर्टिकल सर्कल, मेन डिफरेंस क्या है बेटा? अगर पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल मतलब ऐसे घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है किसी एक्सिस के पास, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमना। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसे कहते हैं मोशन अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। लेकिन अगर उसी पार्टिकल का मोशन वर्टिकल सर्कल इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। जैसे मैंने एक सोचो, एक थ्रेड के साथ एक बॉल मैंने बांध ली, थ्रेड के साथ एक मैंने बॉल बांध ली और उस बॉल को वर्टिकल सर्कल में घुमाना शुरू कर दो, वर्टिकल सर्कल में घुमाना शुरू कर दो, ठीक है। देन उसे कहते हैं मोशन अलोंग अ वर्टिकल सर्कल, मोशन अलोंग अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है। अब बेटा इस मोशन अलोंग अ वर्टिकल सर्कल में काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा, और दूसरा लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन आपको सिंपली रिजल्ट जानने हैं, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। अगर किसी पार्टिकल को हम वर्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहे हैं, अगर किसी पार्टिकल को वर्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ये मान ली इस वर्टिकल सर्कल का सेंटर, ये इस वर्टिकल सर्कल का सेंटर, ठीक है ना, ये उस वर्टिकल सर्कल का लोएस्ट पॉइंट और ये उस वर्टिकल सर्कल का हाईएस्ट पॉइंट, ये हो गया बेटा उस वर्टिकल सर्कल का मिड पॉइंट, ठीक है ना।
लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, सेंटर। तो ये बेटा ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया बेटा हमारा डायामीटर। जिस वर्टिकल सर्कल में पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है उसका डायामीटर, डी फॉर डायामीटर। और डायामीटर हमें पता है कितना होगा हमारा 2r। डायामीटर कितना होगा 2r, ठीक है ना। अब बेटा डायमीटर का हाफ रेडियस, ये तो हो गया उस सर्कल का रेडियस। स्मॉल आर क्या, स्मॉल आर का मतलब यहां क्या है बेटा, रेडियस, ठीक है ना। बेटा एक थ्रेड के साथ बांधकर एक पार्टिकल को वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करने, वर्टिकल सर्कल में, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये सबसे पहले उठाएं कि इस लोएस्ट पॉइंट पे, इस लोएस्ट पॉइंट पर कम से कम, लोएस्ट पॉइंट पर कम से कम कितनी वेलोसिटी हो ताकि पार्टिकल पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर सके। ये आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है। द मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट विद विच इट कंप्लीट्स द वर्टिकल लूप। इस वर्टिकल लूप को, इस वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर सके, कम से कम लोएस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, कम से कम। उससे ज्यादा हो तो बढ़िया, लेकिन कम से कम चाहिए, उसे कहेंगे लोएस्ट स्पीड, मिनिमम स्पीड, वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। बेटा कम से कम जो लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए वो होनी चाहिए √5g(r). What is r? Radius. What is g? Acceleration due to gravity. This is the minimum velocity at lowest point. अगर इससे कम वेलोसिटी हुई, अगर इससे कम वेलोसिटी हुई लोएस्ट पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर इससे कम वेलोसिटी हुई, तब ये पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। सिंपल सी भाषा में ये बात समझ जाओ, अगर लोएस्ट पॉइंट पर √5gr, व्हाट इज आर? रेडियस, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इससे कम वेलोसिटी अगर इस लोएस्ट पॉइंट पर हुई तो ये पार्टिकल पूरा वर्टिकल सर्कल, पूरा वर्टिकल सर्कल, पूरी वर्टिकल लूप को कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर जी, दे दी इस पॉइंट पर वेलोसिटी दे दी √5gr। तब जब ये पार्टिकल यहां पे जाएगा इस मिड पॉइंट पर, इसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए कि ज्यादा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड, स्पीड की बात कर ले, इसकी स्पीड कम होनी चाहिए कि ज्यादा? अच्छा, डायरेक्शन किधर को होगी वेलोसिटी की? इस साइड। जो मिड पॉइंट पर वेलोसिटी आएगी उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, ठीक है ना। कम से कम, कम से कम यहां वेलोसिटी कितनी चाहिए? √5gr। अच्छा, मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर कम से कम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √3gr। मिड पॉइंट पर बेटा, मिड पॉइंट पर जो मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी तभी होगी जब यहां से वेलोसिटी मिनिमम होगी। अगर यहां से मिनिमम वेलोसिटी है तो ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कम होगी, कम होगी, याद रखना। क्यों बेटा? अगेंस्ट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जा रहे हैं, अगेंस्ट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जा रहे हैं, स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी। जितनी वेलोसिटी यहां पे है उतनी वेलोसिटी यहां नहीं होगी, कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक जाते जाते, यहां से यहां तक जाते जाते ये वेलोसिटी हो जाएगी √3gr, ठीक है, √3gr। और जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर इसकी मिनिमम वेलोसिटी √gr हो जाएगी, √gr। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए? √gr, √gr। मिनिमम वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए? कम से कम √5gr। मिड पॉइंट पर जाकर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम बेटा, अगर यहां से स्पीड ज्यादा दोगे तो यहां जाकर स्पीड √3gr से ज्यादा होगी, यहां पर जाकर स्पीड √gr से ज्यादा होगी, यहां आकर स्पीड √3gr से ज्यादा होगी। अच्छा, जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा
अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, स्पीड इंक्रीज होगी। ऊपर जा रहा था स्पीड डिक्रीज हुई, नीचे आ रहा है स्पीड इंक्रीज होगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी बेटा। यहां देखो इस पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी हो गई, √3 GR। √3 GR याद करवाता हूं कैसे याद करनी है। यहां पर आकर अगेन इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, √5 GR। और ये पार्टिकल इसी तरह से इस वर्टिकल सर्कल में घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा। इसे कहते हैं लूपिंग द लूप। फॉर लूपिंग द लूप, फॉर लूपिंग द लूप मतलब वर्टिकल सर्कल में घूमता जाए, घूमता जाए, घूमता जाए। कम से कम वेलोसिटी की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए फॉर लूपिंग द लूप। मिनिमम वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर VL की वैल्यू, VL की वैल्यू मैंने कहा मिनिमम कितनी चाहिए, √5 GR, √5 GR। सो फॉर लूपिंग द लूप VL की वैल्यू √5 GR हो, √5 GR हो या उससे ज्यादा हो। अगर VL की वैल्यू √5 GR हुई या उससे ज्यादा हुई, पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये आपको रिजल्ट याद रहना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर इस लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, अगर इस लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √5 GR ना मिले? क्या होगा अगर लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √5 GR ना मिले? ठीक है बेटा, तो देखो क्या होगा। अगर बेटा सोचो, ये तो मिनिमम वैल्यू होगी ना। अच्छा याद रख, पहले ये बता दूं याद कैसे रखनी है। अच्छा एक याद रख लो, एक याद रख लो, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी याद रख लो। फॉर लूपिंग द लूप, फॉर लूपिंग द लूप लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, √5 GR या इससे ज्यादा। मिनिमम कितनी, √5 GR। मिनिमम कितनी, √5 GR। अच्छा मिड पॉइंट पर जाकर ये वेलोसिटी कम हो गई, लेकिन कितनी कम हुई बेटा, √5 GR। बेटा 5 में से 2 माइनस कर दो, 5 में से 2 माइनस कर दो बेटा। 5 में से 2 माइनस किया 3, √3 GR। मिड पॉइंट पर जाकर ये वेलोसिटी मिनिमम कितनी चाहिए, √3 GR। क्लैरिटी? अच्छा अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बेटा यहां से अगर यहां तक गया तो कितना एंगल कवर कर लिया, 90 डिग्री। और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गया, कितना एंगल कवर कर लिया, अगेन 90 डिग्री। फिर से बेटा √3 GR में से, √3 GR बेटा 3 में से अगेन 2 माइनस कर दो, 3 में से अगेन 2 माइनस किया, आंसर आया √GR। ठीक है, अच्छा हाईएस्ट पॉइंट से इस पॉइंट पर मिड पॉइंट पे आ गया, कितना एंगल कवर किया, अगेन बेटा 90 डिग्री। अब क्या करो बेटा, √GR 1 GR है ना, 1 में 2 ऐड कर दो, √3 GR, √3 GR। क्लैरिटी? और जब लोएस्ट पॉइंट पे आया, फिर बेटा यहां से अगर यहां तक पहुंचा है, यहां से अगर यहां तक पहुंचा है, कितना एंगल कवर किया, 90 डिग्री। अच्छा बेटा √3 GR, फिर से 3 में 2 ऐड करो, √5 GR। क्लियर? ये तो बात हुई फॉर लूपिंग द लूप। कम से कम वेलोसिटी √5 GR, लोएस्ट पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर √3 GR, हाईएस्ट पॉइंट पर √GR। क्लैरिटी? और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। क्लैरिटी? अब बात करें हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम टेंशन, हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम टेंशन कितनी पॉसिबल है, 0। TH की मिनिमम वैल्यू, TH क्या है, टेंशन, T इज टेंशन, H का मतलब पैर में टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन मिनिमम कितनी पॉसिबल, आपको याद रखनी पड़ेगी 0। अगर हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 भी हो, ठीक है, रस्सी में जो टेंशन होती है, वायर में, उस थ्रेड में जो टेंशन है, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर 0 भी हो तब भी काम चल जाएगा, तब भी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी। कैसे मिलेगी, सोचो बेटा, सोचो बेटा, ये तो मार्कर है ना, मान लो ये थ्रेड होता और ये हाईएस्ट पॉइंट पर है और जो बॉडी ऊपर पहुंच गई, टेंशन मैंने कहा टेंशन 0 भी हो चलेगा, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी का वेट किधर एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, सेंटर की तरफ। अगर बॉडी इस हाईएस्ट पॉइंट पर है, अगर बॉडी इस हाईएस्ट पॉइंट पर है
तो बॉडी का वेट किधर एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, सेंटर की तरफ। बेटा अगर वेट सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स तो मिल गई, किसने दी, वेट ने। अगर हाईएस्ट पॉइंट पर भी पार्टिकल पहुंच गया है, हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल है, तब भी वेलोसिटी जीरो पॉसिबल नहीं है, वेलोसिटी भी जीरो नहीं पॉसिबल। ठीक है, लंबा लेक्चर हो जाएगा, शॉर्ट में हम लगाएं, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम जीरो कभी पॉसिबल नहीं होती, ये बात आप दिमाग में रख लो। मोशन अलोंग अ वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगी। वो जो थ्रेड होगा, वो जो रस्सी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो ना पॉसिबल होने की वजह से वो स्लैक हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, फिर से नीचे आ जाएगी। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे कम से कम वेलोसिटी कितनी पॉसिबल है, रूट जी आर। अच्छा, टेंशन ना हो हाईएस्ट पॉइंट पर, अगर देखो ना टेंशन किधर को एक्ट करेगी, ये जो रस्सी है, ये जो थ्रेड है, टेंशन किधर को एक्ट करेगी, अवे फ्रॉम दी बॉडी। अगर बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर है, अगर बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर है, टेंशन किधर को होगी, डाउनवर्ड। हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन किधर को होगी, डाउनवर्ड। ठीक है, मैंने कहा ये टेंशन मिनिमम से मिनिमम कितनी पॉसिबल, जीरो पॉसिबल है। यस, अगर हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन जीरो है तब भी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी, कौन देगा, बॉडी का वेट mg, बॉडी का वेट mg। अच्छा, क्या लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन जीरो पॉसिबल है, नहीं बेटा, लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन जीरो पॉसिबल नहीं है। तो लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम टेंशन कितनी पॉसिबल है बेटा, 6 mg। लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम से मिनिमम टेंशन कितनी पॉसिबल, 6 mg। फॉर लूपिंग द लूप, लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी पॉसिबल, रूट 5gr। अगर वेलोसिटी रूट 5gr है या उससे ज्यादा है, इट विल लूप द लूप, सर्कल में घूमता जाएगा, घूमता जाएगा। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन मिनिमम कितनी है इस टाइम पर, जीरो। लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम टेंशन की वैल्यू 6 mg। याद रखने वाली बातें, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। ठीक है, अच्छा, और मैंने कहा था अगर वेलोसिटी रूट 5gr से कम होगी तो क्या वो सर्कल में घूम पाएगा, पूरे वर्टिकल सर्कल में घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा। अगर वेलोसिटी रूट 5gr से कम होगी तो वो नहीं घूम पाएगा। दो अलग अलग कंडीशंस हैं। अगर लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बेटा, अगर लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बेटा रूट 2gr है, मैं कहूं सिंपली रूट 2gr, रूट 2gr या इससे कम, रूट 2gr या इससे कम लोएस्ट पॉइंट पर। अगर मैं इस लोएस्ट पॉइंट पर सोचो, अब मैंने इतनी कहानी आपको बताई, सोचो मैं कहूं इस लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है रूट 2gr, क्या पार्टिकल सर्कल में घूम पाएगा, इस वर्टिकल सर्कल में क्या पार्टिकल घूम पाएगा, जल्दी से आंसर दो। अगर मैं कहूं इस लोएस्ट पॉइंट पर मैंने वेलोसिटी दे दी, अगर लोएस्ट पॉइंट पर मैंने वेलोसिटी दे दी रूट 2gr, क्या पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में घूम पाएगा, तब तो ये कंडीशन ही नहीं है ना। अगर मैंने लोएस्ट पॉइंट पर रूट gr वेलोसिटी दे दी, आंसर दो, कमेंट्स में आंसर दो, क्या क्या पार्टिकल इस वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। कारण ये वेलोसिटी रूट 2gr इस पॉइंट पर पहुंच के जीरो हो जाएगी, इस पॉइंट पे पहुंच के जीरो हो जाएगी। यहां से चला कितनी वेलोसिटी के साथ, रूट 2gr। अच्छा, रूट 2gr इस पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। ठीक है, इसका मतलब इस पॉइंट से आगे नहीं जा पाएगा। तो होगा क्या उस केस में, उस केस में बेटा ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा इस आर्क में, तब ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। कब, अगर वेलोसिटी रूट 2gr है, अगर वेलोसिटी रूट 2gr है या इससे कम है, अगर वेलोसिटी रूट 2gr है या इससे कम है, पार्टिकल वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, पार्टिकल वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। तो क्या होगा उस पार्टिकल के साथ, वो पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेट करता रहेगा एक आर्क में, कितने से कितने लेकर, 0 से 90 डिग्री, ये 0 90 0 90 0 90 0 90, ये ऑसिलेट करता रहेगा, टिंग 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 टिंग। वर्टिकल सर्कल तक तो, हाईएस्ट पॉइंट पर तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा जिंदगी भर में।
ये कभी भी इस हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा, वेलोसिटी तो यहीं जीरो हो गई, इसकी हिम्मत यहीं खत्म हो गई। ठीक है, कब? अगर उसे लोएस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी मिली, अगर उसे लोएस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी मिली, √2gr या उससे कम, √2gr या उससे कम। ठीक है, तब वो ऑसिलेट करता रहेगा। अच्छा, क्या होगा अगर लोएस्ट पॉइंट पर, लास्ट केस, अगर लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √2gr से ज्यादा हो बट लेसर देन √5gr। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, वेलोसिटी √2gr से ज्यादा हो लोएस्ट पॉइंट पर, ये वेलोसिटी √2gr से ज्यादा है बट लेसर देन √5gr, क्या ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच पाएगा? क्या ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच पाएगा? बेटा, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए वेलोसिटी कम से कम कितनी चाहिए? √5gr। लेकिन हम कितनी दे रहे हैं? √2gr से ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन √5gr से कम दे रहे हैं। तब होगा क्या? ये पार्टिकल इस मिड पॉइंट को तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। जो जैसे कहते हैं ना, स्लैक, ढीलापन, उस थ्रेड में क्या आएगा? ढीलापन, वो स्लैक कर जाएगी, नीचे गिर जाएगा। इट विल लीव द वर्टिकल सर्कल। लिखते हैं हम, नोट्स में लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, इट विल लीव द वर्टिकल सर्कल। कब इट विल लीव द वर्टिकल सर्कल? जब वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे √2gr से ज्यादा हो बट लेसर देन √5gr। क्लैरिटी बेटा? बेटा, अगर आर्टिकल दोनों समझ आए तो बेटा कमेंट्स जरूर करना वीडियो पर, और कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है बेटा, बाय बेटा।